हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडीफाई सक्सेस। आज हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करेंगे। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि जब भी कोई बिजनेस करने जा रहा है बिजनेसमैन, तो वो किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को चूज करेगा अपना बिजनेस करने के लिए, वही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। और कई टाइप्स की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, कई फॉर्म्स की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिसके थ्रू बिजनेस किया जा सकता है। उसमें से उसे किसी पर्टिकुलर टाइप को या फॉर्म को चूज करना पड़ता है, फिर उसके बाद वो बिजनेस कर सकता है। तो बेसिकली 5 टाइप्स की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है। फर्स्ट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड इज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, थर्ड इज पार्टनरशिप, फोर्थ इज जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड फिफ्थ इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। इस वीडियो में हम सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप को डिटेल में पढ़ेंगे, और बची हुई तीन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जॉइंट स्टॉक कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटीज को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे इस चैप्टर के। सो स्टार्टिंग विद सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे बेसिक और सबसे कॉमन, जो आप लोगों ने आसपास अपने बिजनेसेस देखे होंगे, सबसे कॉमन टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल का मतलब अकेला, प्रोप्राइटरशिप का मतलब, प्रोप्राइटर का क्या मतलब है, बिजनेसमैन। जिसमें एक ही बिजनेसमैन हो, सोल प्रोप्राइटर हो, वो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है। इसका मीनिंग, sole proprietorship refers to a form of business organization which is owned, managed and controlled by an individual. Sole proprietorship उस फॉर्म ऑफ बिजनेस को कहा जाता है जो कि ओन की जा रही है, मैनेज की जा रही है और कंट्रोल की जा रही है सिर्फ एक इंडिविजुअल के द्वारा। कोई एक ही आदमी या कोई एक ही इंसान इसको मैनेज भी कर रहा है, ओन भी कर रहा है और कंट्रोल भी कर रहा है। मतलब ओन का मतलब कि इसका, इसमें जो भी मनी लगा हुआ, कैपिटल लगी हुई है, वो भी एक ही इंसान की लगी हुई है। इसका जितना मैनेजमेंट करा जा रहा है वो भी एक ही इंसान कर रहा है, उसको कंट्रोल भी एक ही इंसान कर रहा है। तो जब एक ही इंडिविजुअल किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ओन करे, मैनेज करे और कंट्रोल करे, वो सोल प्रोप्राइटरशिप है। और इस सबको करने के बदले, ओन मैनेज और कंट्रोल एक इंसान कर रहा है, उसके बदले उसको या तो प्रॉफिट होता है, वो ओनली रिसिपेंट होता है प्रॉफिट का, जितना भी प्रॉफिट होगा वो उसी का होगा, या लॉस होता है, जितने भी रिस्क होंगे और लॉसेज होंगे वो भी उसी के होंगे। ये मैंने अभी आपको बताया कि दो वर्ड से मिलकर बना है सोल। सोल का मतलब ओनली या फिर अकेला, प्रोप्राइटर का मतलब ओनर। तो जिसका सोल ओनर हो, ओनली ओनर हो जिस बिजनेस का, वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है। एग्जाम्पल इसका ये है कि आपने आसपास अपने जनरल स्टोर्स देखे होंगे जिससे आप नॉर्मल घर का सामान लाते होंगे, या छोटी मोटी दुकानें होती हैं जिसका एक ही ओनर होता है, वही वहां पे सब कुछ बेच रहा होता है, वही अपना पैसा लगा के सामान खरीद के लाया होता है सब, और पूरा जो भी कंट्रोल है उस बिजनेस का वही ओनर होता है। जैसे शू शॉप हो गई, ब्यूटी पार्लर हो गया, जनरल स्टोर हो गए जिसपे जनरल डेली यूज का सामान मिलता है, ये सब सोल प्रोप्राइटरशिप के ही टाइप्स होते हैं। ये पर्सनलाइज्ड एरिया, पर्सनलाइज सर्विस के जो एरियाज होते हैं उनमें ज्यादा मेनली कॉमन होता है। जैसे ब्यूटी पार्लर में पर्सनलाइज सर्विस है, पर्सनल सर्विस दी जानी है। टेलरिंग, टेलर में पर्सनलाइज सर्विस दी जानी है। हेयर सलून, स्मॉल स्केल एक्टिविटीज जो भी हो रही हैं, वो सब सोल प्रोप्राइटरशिप में आती है। एच एल हैंसन ने कहा है, सोल ट्रेडर इज अ टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट वेयर अ पर्सन इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द कैपिटल, फॉर बियरिंग द रिस्क ऑफ द एंटरप्राइज एंड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। से अब जितनी भी हम ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, उनकी कुछ फीचर्स होंगे, मेरिट्स होंगी और डीमेरिट्स होंगी। बारी बारी से हर ऑर्गेनाइजेशन के टाइप में हम ये सब देखेंगे। तो सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स है। फॉर्मेशन ऑफ क्लोजर, फॉर्मेशन एंड क्लोजर। इसका सोल प्रोप्राइटरशिप का फॉर्मेशन और क्लोजर दोनों ही बहुत इजी होता है, उसको कहीं रजिस्टर नहीं करना होता, या बंद करने से पहले कुछ भी ऐसा नहीं करना होता कि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, ना कोई लीगल फॉर्मेलिटीज होती, ना खोलने के लिए ना बंद करने के लिए। लाइक कोई भी परचूनी की दुकान या जनरल स्टोर है आपके आसपास, तो उसको खोलने के लिए उसको कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, उसको कोई लाइसेंस लेके नहीं आना है। उसको बंद करने से पहले भी उसको कुछ गवर्नमेंट से या फिर पुलिस से या कहीं से भी कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है, तो वो इजीली खोल सकता है, इजीली बंद कर सकता है। तो ये बहुत इजी होता है इस्टेब्लिश करना और बंद करना भी। सेकेंड है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी सोल प्रोप्राइटर की अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का क्या मतलब है कि अगर इन केस लोन है, बिजनेस पे लोन है, जो उसने बिजनेस खोल रखा है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खोल रखी है, उस पर लोन है। जनरली क्या होता है लिमिटेड लाइबिलिटी में, ये होता है कि बिजनेस
कि जो भी लाइबिलिटी होगी वो बिजनेस से ही पूरी की जाएगी। जो बिजनेसमैन है उसका कुछ भी पर्सनल उससे नहीं, उसमें नहीं जाएगा। बट सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अगर बिजनेस उसको पूरा नहीं कर पा रहा है, बिजनेस में जितने भी एसेट्स हैं उससे उस लाइबिलिटी को पूरा नहीं किया जा सकता, तो जो बिजनेसमैन है, जो प्रोप्राइटर है, उसके पर्सनल एसेट्स और उसकी पर्सनल सामान को भी बेच के उस लाइबिलिटी को पूरा किया जाएगा। ये होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। और लिमिटेड होता है कि बिजनेसमैन के पर्सनल कोई भी बिलोंगिंग से कोई लेना देना नहीं है बिजनेस की लाइबिलिटी। सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिपेंट। सोल प्रोप्राइटरशिप में जो बिजनेसमैन होता है, प्रोप्राइटर होता है, वो सोल रिस्क बियरर होता है। वही अकेला होता है जो रिस्क लेता है। और वही प्रॉफिट रिसिपेंट का भी अकेला ही मालिक होता है। जो प्रॉफिट आएगा वो भी अकेला ही, उसको अकेले वही लेगा। और जो भी रिस्क है या लॉस है वो भी अकेले उसी का है। तो ये सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिपेंट। कंट्रोल, सारे डिसीजंस पे कंपनी, मतलब बिजनेस के सारे डिसीजन पे एक ही इंसान का कंट्रोल होता है, वो होता है सोल प्रोप्राइटर। नो सेपरेट एंटिटी। नो सेपरेट एंटिटी मतलब जनरली बिजनेस जो होता है, एक बिजनेस कॉन्सेप्ट है कि बिजनेस की एंटिटी अलग है और बिजनेसमैन की एंटिटी अलग है। बट सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं, बिजनेस और बिजनेसमैन की एंटिटी को सेम ही माना जाता है, इसीलिए इसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड मानी जाती है। अगर बिजनेस को कोई लॉस होगा तो बिजनेसमैन के पर्सनल एसेट से भी वो लॉस कवर किया जा सकता है। इसीलिए कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है। लॉ की नजर में ओनर और बिजनेस एक ही एंटिटी है, अलग अलग नहीं है। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। अब जब मन करता है ओनर का, वो कभी भी बंद कर सकता है, कभी भी खोल सकता है, तो कंटिन्यूटी का लैक रहता है। कोई कंटिन्यूअस जरूरी नहीं है कि ये बिजनेस कंटिन्यूअसली चलता रहे। उसका मन करा तो उसने बंद कर दिया, उसका मन करा उसने दोबारा खोल लिया। एक ही इंसान है, वो चाहे कुछ भी करे, किसी को जवाब दे नहीं है। इसलिए लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी ऑलवेज देयर इन सोल प्रोप्राइटरशिप। मेरिट्स क्या है? फीचर्स थे कुछ पॉइंट्स है जो मेरिट्स है और डीमेरिट्स है। क्विक डिसीजन मेकिंग। अब एक ही इंसान है जो पूरे बिजनेस को कंट्रोल कर रहा है, तो डिसीजन लेने वाला भी वही ओनली पर्सन है, तो डिसीजन तुरंत हो जाता है। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। एक ही इंसान है जो सारे डिसीजन ले रहा है, सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, जो भी इन्फॉर्मेशन है सिर्फ उसी के पास है, जो उसको, वो किसी को जवाबदेह नहीं है, वो किसी को उस इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए लाइबल नहीं है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी इंफॉर्मेशन की उसके बिजनेस की हमेशा रहती है। दूसरा डायरेक्ट इंसेंटिव। डायरेक्टली उसको प्रॉफिट मिलता है, डायरेक्ट इंसेंटिव है, बिजनेसमैन को डायरेक्ट इंसेंटिव मिलता है। दैट इज ऑल्सो एन मेरिट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। एक इंसान सारा काम कर रहा है तो उसके अंदर एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट होता है कि सब कुछ मैंने ही किया है। ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। आसान होता है बनाना भी और बंद करना भी, तो ये भी एक मेरिट है सोल प्रोप्राइटरशिप की। लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज है। अब एक ही इंसान है, उस पर लिमिटेड ही पैसा हो सकता है, लिमिटेड ही सेविंग्स हो सकती है जो वो उसको बिजनेस में लगाएगा, या वो ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड से रिलेटिव से बोरो कर लेगा। पर मतलब इसमें रिसोर्सेज बहुत ज्यादा अनलिमिटेड नहीं हो पाते। तो रिसोर्सेज जो होते हैं, मनी जो होता है, कैपिटल, सब कुछ लिमिटेड होता है। लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसेप्ट। अब कंटिन्यूटी नहीं होती बिजनेस में, टीचर्स में समझा था हमने, कंटिन्यूटी नहीं रहती है। तो इसलिए जो लाइफ होती है बिजनेस की वो भी लिमिटेड ही होती है। जब मन करता है बिजनेसमैन का, वो अपनी हेल्थ और स्टेट ऑफ माइंड के हिसाब से उसको कभी शुरू करता है, कभी बंद करता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, कि बिजनेसमैन का पर्सनल एसेट्स भी लोन्स और डेट्स को रीपे करने में यूज किए जा सकते हैं बिजनेस के। लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। अब एक ही इंसान मैनेज करने वाला है, तो उसके पास तो लिमिटेड ही मैनेजरियल एबिलिटी है। वो मैनेज करने की जो उसकी कैपेसिटी है वो लिमिटेड ही है, अनलिमिटेड नहीं है। तो ये भी एक लिमिटेशन है सोल प्रोप्राइटरशिप की। इसलिए आपने देखा होगा जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेसेस होते हैं वो जनरली छोटे ही मिलेंगे, आपको ज्यादा बड़े नहीं मिलेंगे। जो भी बड़े बिजनेसेस होंगे वो पार्टनरशिप, कंपनी, इस तरह के होंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं होंगे, उसका सिंगल ओनर नहीं होगा। क्योंकि सिंगल ओनर का मतलब है लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड एबिलिटी टू मैनेज। इसलिए बिजनेसेस जो सोल प्रोप्राइटरशिप मिलेंगे वो आपको छोटे मोटे बिजनेसेस ही मिलेंगे। नेक्स्ट जो हम फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कवर करेंगे वो है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है? कि जिसमें दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स हो, दो या दो से ज्यादा ओनर्स हो, वो पार्टनरशिप बिजनेस है। जिस बिजनेस के ओनर्स दो, मिनिमम दो या दो से ज्यादा हो, वो पार्टनरशिप बिजनेस होता है। The inherent disadvantage of sole proprietorship is financing and managing expanding business paved the way for partnership as a visible option। जो
सोल प्रोप्राइटरशिप का डिसएडवांटेज है कि फाइनेंसिंग और मैनेजिंग को ज्यादा एक्सपेंड नहीं किया जा सकता उस पर, क्योंकि एक ही इंसान होता है। तो वो उससे एक नई फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जन्म होता है, जो है पार्टनरशिप, जिसमें एक ओनर नहीं होता, एक से ज्यादा ओनर होते हैं, इसलिए मैनेजरियल स्किल्स भी ज्यादा आ जाती है और फाइनेंसिंग की पावर भी ज्यादा आ जाती है। Partnership serves as an answer to the needs of greater capital investment, varied skills and sharing of risk. पार्टनरशिप से कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा आती है, स्किल्स भी ज्यादा आती है और रिस्क को शेयर करने की कैपेसिटी भी बिल्ड होती है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये एक्ट इंडिया में है जिससे पार्टनरशिप को डिफाइन किया जाता है, पार्टनरशिप के सारे रूल्स को डिसाइड किया जाता है। वो पार्टनरशिप को डिफाइन करता है द रिलेशन बिटवीन persons who have agreed to share the profit of the business carried on। पार्टनरशिप वो रिलेशन है लोगों के बीच में, एक या दो से ज्यादा लोगों के बीच में, जो एग्री करते हैं प्रॉफिट शेयर करने का बिजनेस के, जो वो जो बिजनेस उनके द्वारा या तो सबके द्वारा चलाया जाएगा या उनके बिहाफ पे किसी एक के द्वारा चलाया जाएगा। पार्टनरशिप के फीचर्स क्या है? फॉर्मेशन, फॉर्मेशन इसका इजी, मतलब इजी है, औरों के मुकाबले इजी है, पर सोल प्रोप्राइटरशिप से थोड़ा सा डिफिकल्ट है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग इसका बिजनेस एस्टेब्लिश होता है, पार्टनरशिप बिजनेस। लाइबिलिटी, इनकी भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, मतलब पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स भी बेची जा सकती हैं अगर बिजनेस में कोई लोन आता है तो, और बिजनेस उसको पे नहीं कर पाता है। रिस्क बेयरिंग, सारा रिस्क जो भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में डिवाइड होता है, किसी एक का रिस्क नहीं होता, सारा जितने भी पार्टनर्स है, 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, सबके बीच में डिवाइड होगा रिस्क। Decision making and control, all the decisions are taken in after the consent of all the partners and each partner shares responsibility of running business। जो भी डिसीजन है वो पार्टनर्स की इच्छा के हिसाब से और सब पार्टनर से पूछ के लिए जाते हैं। कंटिन्यूटी, ये भी पार्टनरशिप डीड पे डिपेंड करता है कि पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स के बीच में जो हुई है उसमें क्या टाइम डिसाइड हुआ है या उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये बिजनेस कंटिन्यू होता है। नंबर ऑफ पार्टनर्स, मिनिमम 2 पार्टनर्स हो सकते हैं और मैक्सिमम 50 हो सकते हैं एज पर कंपनी मिसलेनियस रूल 2014, और मैक्सिमम 100 भी हो सकते हैं कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। म्यूचुअल एजेंसी, ये पार्टनर्स के बीच में एक म्यूचुअल एजेंसी है, म्यूचुअल इंटरेस्ट पे चलता है। मैरिट्स एंड डीमेरिट्स, फर्स्टली मैरिट्स, ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, ये भी क्लोज करने के लिए और फॉर्म करने के लिए इजी होता है। सोल प्रोप्राइटर की कंपैरिजन में थोड़ा टफ होता है, बट स्टिल इट इज इजी। बैलेंस डिसीजन मेकिंग, इसमें डिसीजन मेकिंग बैलेंस होती है क्योंकि 2, 3, 4 जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो बैलेंस्ड वे में डिसीजन को लेते हैं। फंड्स भी ज्यादा होते हैं क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक आदमी फंड लगा रहा था, वहीं यहाँ पे 2 और मोर देन 2 पार्टनर्स होते हैं, इसलिए फंड्स भी ज्यादा होते हैं। शेयरिंग ऑफ रिस्क, अब ज्यादा पार्टनर्स होते हैं तो रिस्क भी शेयर होता है, एक इंसान का रिस्क नहीं होता है। सीक्रेसी, ज्यादा पार्टनर्स तो होते हैं पर इतने ज्यादा भी नहीं होते कि सीक्रेसी मेंटेन ना की जा सके, तो सीक्रेसी होती है। लिमिटेशंस क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, पर्सनल एसेट्स भी बिक जाएंगे पार्टनर्स के अगर बिजनेस पे नहीं कर पाएगा तो। लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप से ज्यादा होते हैं बट स्टिल लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं क्योंकि 2, 4, 10, 15 कितने पार्टनर्स होंगे, 50 होंगे मैक्सिमम, फिर भी रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं कंपनी और बाकी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के मुकाबले देखा जाए। कन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी रहती है, पार्टनर्स बहुत सारे तो उनमें आपस में कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, तो कन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी रहती है। कंटिन्यूटी का भी टैग रहता है इसमें, कब जब पार्टनर्स का मन करेगा या डील को खत्म, डील में जो टाइम पीरियड होगा उसके अकॉर्डिंग बिजनेस को बंद कर दिया जाएगा, तो कंटिन्यूटी भी लैक करती है यहाँ पे। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, पार्टनरशिप में पब्लिक का भी कॉन्फिडेंस नहीं होता। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स के टाइप क्या होते हैं? पार्टनरशिप के लिए पार्टनर्स के टाइप है कि किस टाइप के पार्टनर्स किसी बिजनेस में हो सकते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस में हो सकते हैं। पहला एक्टिव पार्टनर, एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर होता है जो अपनी कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है, प्रॉफिट को भी शेयर करता है, लॉस को भी शेयर करता है, मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करता है और लाइबिलिटी भी उसकी अनलिमिटेड होती है। स्लीपिंग पार्टनर या डोरमेंट पार्टनर, स्लीपिंग मतलब जो सो रहा है, तो ऐसा पार्टनर अपनी कैपिटल तो कंट्रीब्यूट करता है, प्रॉफिट और लॉस को भी शेयर करता है और लाइबिलिटी भी उसकी अनलिमिटेड होती है, पर वो पार्टिसिपेट नहीं करता। पार्टिसिपेट कर रहा है मैनेजमेंट में तो वो एक्टिव है, और अगर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो वो स्लीपिंग या डॉर्मेंट है। सीक्रेट पार्टनर, जिसके बारे में किसी को नहीं पता हो, वो सीक्रेट पार्टनर है। वो पार्टनर ऐसा
जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता है, ही इज अ सीक्रेट फॉर एवरीवन, वो सीक्रेट पार्टनर। दिस पार्टनर पार्टिसिपेट्स इन मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट के ऑपरेशन में पार्टिसिपेट तो करता है पर सीक्रेटली करता है, किसी को पता नहीं होता है। और बट डज कंट्रीब्यूट इन प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, पर प्रॉफिट और लॉसेस को में कंट्रीब्यूशन होता है, उसका प्रॉफिट होगा तो उसको मिलेगा, लॉस होगा तो वो बियर करेगा, बट ये जो ऑपरेशन है उनमें सीक्रेटली पार्टिसिपेट करेगा। नॉमिनल पार्टनर, नॉमिनल मतलब नाम का, नाम मात्र का पार्टनर होता है ये। इसने कैपिटल भी कंट्रीब्यूट नहीं की होती है, शेयर भी नहीं लेता प्रॉफिट और लॉस में, पर पार्टनरशिप उसे अलाउ करती है कि वो पार्टनर है, दुनिया को दिखाती है नाम से कि ये हमारा पार्टनर है। और ऐसा पार्टनर जनरली फेम के लिए होता है, कोई फेमस इंसान जो जिसके पार्टनर बनने से बिजनेस को फायदा हो सकता है, तो ऐसे पार्टनर को नॉमिनल पार्टनर बनाया जाता है, जो ना कैपिटल कंट्रीब्यूट करता, ना प्रॉफिट लॉस में शेयर लेता, बट फॉर द नेम से ही इज द पार्टनर ऑफ द firm. Partner by estoppel, an individual who is not a partner but projects himself or herself as a partner to an outsider and has unlimited liability. ऐसा इंसान जो पार्टनर नहीं है पर वो खुद को दूसरों के सामने या बाहर वालों के सामने पार्टनर दिखा रहा है और उसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड है, वो पार्टनर बाय इस्टोपल है। Partner by holding out, an individual who is not a partner but is projected as a partner by other partners. ऐसा इंडिविजुअल जो पार्टनर नहीं है पर खुद को पार्टनर की तरह प्रोजेक्ट कर रहा है। ऐसा इंडिविजुअल जो पार्टनर नहीं है और अदर पार्टनर्स उसको पार्टनर की तरह प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सबके सामने पार्टनरशिप फर्म की पार्टनर की तरह दिखा रहे हैं और उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, वो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट होता है। ये पार्टनर्स और उनके मेन मेन फंक्शन में, एक्टिव पार्टनर का कैपिटल में कंट्रीब्यूशन भी होता है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी करता है, प्रॉफिट लॉस को शेयर भी करता है और लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता, प्रॉफिट और लॉस को शेयर करता है और लाइबिलिटीज की भी अनलिमिटेड होती है। सीक्रेट पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, पार्टिसिपेट भी करता है पर सीक्रेटली करता है, इसका प्रॉफिट और लॉस में शेयर होता है और लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। मतलब कि यहाँ पे सीक्रेट पार्टनर सीक्रेटली पार्टिसिपेट कर रहा है मैनेजमेंट में और स्लीपिंग पार्टनर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, और एक्टिव पार्टनर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, सीक्रेटली नहीं कर रहा है। नॉमिनल पार्टनर नाम का पार्टनर होता है, डज नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल, ना कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है ना ही मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, जनरली प्रॉफिट और लॉस को भी शेयर नहीं करता और इसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। पार्टनर बाय इस्टोपल डज नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल, ये कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करता, मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट नहीं करता और शेयर प्रॉफिट और लॉस में शेयर भी नहीं लेता और अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट डज नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट भी कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करता, पार्टिसिपेट नहीं करता मैनेजमेंट में, शेयर नहीं लेता प्रॉफिट और लॉस में और इसकी भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अब टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप्स कितने टाइप्स की हो सकती है। पार्टनरशिप को ड्यूरेशन और लाइबिलिटी के बेसिस पे कैटेगराइज किया जा सकता है। पहला है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ड्यूरेशन के बेसिस पे पार्टनरशिप कितने टाइप की होंगी। पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप कंटिन्यूज टिल द पार्टनर्स एग्री टू डू सो, ड्यूरेशन के बेसिस पे पहली है पार्टनरशिप एट विल, जब तक की विल है या इच्छा है पार्टनर्स की तब तक ये पार्टनरशिप चलती है, वो होती है पार्टनरशिप एट विल। जब तक पार्टनर्स एग्री कर रहे हैं पार्टनरशिप को चलाने के लिए तब तक पार्टनरशिप चलेगी। पर्टिकुलर पार्टनरशिप, द पार्टनरशिप फॉर्म फॉर अ स्पेसिफिक टास्क फॉर प्रोजेक्ट और फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ऐसी पार्टनरशिप वो जो स्पेसिफिक टास्क या स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए या स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर्म की जाती है, वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है और ये खत्म हो जाती है जब टास्क खत्म हो जाता है या टाइम पीरियड खत्म हो जाता है। सेकंड बेसिस है क्लासिफिकेशन का ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी के बेसिस पे दो तरह की पार्टनरशिप होती है। एक जनरल पार्टनरशिप, पार्टनरशिप वेयर ऑल पार्टनर्स हैव जॉइंट एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, जनरल पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स की जॉइंट और अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। और लिमिटेड पार्टनरशिप में कुछ पार्टनर्स की, सब पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, पर किसी एक पार्टनर की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, वो होती है लिमिटेड पार्टनरशिप। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है पार्टनरशिप का पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड इज एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट होता है ये पार्टनर्स के बीच में, जब वो पार्टनरशिप कर रहे हैं तो वो पहले से ही एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, उसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। इसमें सारी कंडीशंस क्या क्या पार्टनरशिप की रहेंगी वो सब लिखी होती है।
ये रिटन डॉक्यूमेंट है वेयर ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप आर मेंशन। रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें पार्टनरशिप की सारी टर्म्स और कंडीशंस लिखी होंगी वो पार्टनरशिप डीड। इसमें क्या क्या होता है बेसिकली, जैसे जो भी पार्टनरशिप से रिलेटेड टर्म्स कंडीशन है सब होंगी इसमें, पर मेनली ये पॉइंट्स होते हैं। फर्म का नाम होता है, नेचर होता है, ड्यूरेशन होता है, पार्टनरशिप कितने टाइम के लिए है, ड्यूटीज और ऑब्लिगेशंस होती है पार्टनर्स की, पार्टनर्स को क्या क्या ड्यूटीज अपनी फॉलो करनी है, एसेट्स क्या क्या है उनका वैल्यूएशन होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैपिटल पे क्या कितना इंटरेस्ट मिलेगा और ड्राइंग पे कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा वो भी होता है, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो, सैलरीज एंड विड्रॉल्स ऑफ द पार्टनर्स, preparation of accounts and their auditing, procedure for dissolution of firm, method of solving disputes, registration। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता, रजिस्टर कराना चाहे तो करा सकते हैं, नहीं कराना चाहे तो उनकी मर्जी। तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता, स्टिल रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन है। सोल प्रोप्राइटरशिप में रजिस्ट्रेशन का कोई प्रोविजन ही नहीं था, आप ऐसे ही खुल के बैठ जाओ, और ना कोई सोल प्रोप्राइटरशिप का रजिस्ट्रेशन करा। तो पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी होता है, पार्टनर्स कराना चाहें तो कराते हैं, नहीं कराना चाहें तो नहीं कराते। Registration of partnership means the entering of the firm's name along with the relevant prescribed particulars in the register of firms kept with the registrar of firms। पार्टनरशिप के रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि जो भी फर्म का नाम है उसको रजिस्टर ऑफ फर्म्स में लिखवाना, जो कि रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास होता है। एक रजिस्ट्रार ऑफ फर्म होता है हर स्टेट में, उसके पास एक फर्म्स का रजिस्टर होता है, पार्टनरशिप फर्म्स का, उसमें उस फर्म का, जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है उसका नाम लिखवाना, एंटर करवाना, वही रजिस्ट्रेशन कहलाता है। तो ये रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी होता है, कंपल्सरी नहीं होता। इट प्रोवाइड्स कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इससे क्या होता है कि एक कंक्लूसिव प्रूफ मिल जाता है कि पार्टनरशिप फर्म ये एग्जिस्ट करती है। तो लीगल कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो इस डीड को या इस रजिस्ट्रेशन को दिखा के वो सॉल्व हो जाती है। ये ऑप्शनल होता है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो क्या कंसिक्वेंसेस आ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराना तो कंपलसरी नहीं है, पर करा के क्या फायदा हो सकता है या ना कराने का क्या नुकसान हो सकता है। कुछ नुकसान होते हैं, तो वो कंसिक्वेंसेस ये हैं। पहला, अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द फर्म और अदर पार्टनर्स। अगर कोई अनरजिस्टर्ड फर्म है, उसका पार्टनर कोई भी कंप्लेन नहीं कर सकता दूसरे पार्टनर्स के खिलाफ या फिर फर्म के खिलाफ। फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टीज। और जो भी फर्म है वो किसी तीसरी पार्टी पे जिसने कुछ फ्रॉड वगैरह कर दिया बिजनेस के साथ, उस पर कोई कंप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि फर्म रजिस्टर्ड ही नहीं थी। तीसरा, द फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट द पार्टनर। जो फर्म है वो भी किसी पार्टनर के अगेंस्ट केस नहीं फाइल कर सकती। ना पार्टनर फर्म के अगेंस्ट और दूसरे पार्टनर्स के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता, ना फर्म पार्टनर्स के अगेंस्ट केस फाइल कर सकती, और ना फर्म किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट फाइल कर सकती। इसलिए रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए, बट इट्स टोटली वॉलंटरी। प्रोसीजर क्या होता है फर्म को रजिस्टर कराने का। पहले एप्लीकेशन सबमिट की जाती है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास। एप्लीकेशन में क्या क्या होना चाहिए, नेम होना चाहिए फर्म का, लोकेशन होनी चाहिए फर्म की, नेम ऑफ अदर प्लेसेस वेयर द फर्म कैरीज ऑन बिजनेस, और भी कहीं पे वो फर्म बिजनेस कर रही है तो उन जगहों का भी नाम होना चाहिए, डेट होनी चाहिए जब जब सब पार्टनर्स ने ज्वाइन किया, किसी ने किसी डेट पे किया, किसी ने किसी डेट पे किया, तो सारे पार्टनर्स की ज्वाइनिंग डेट होनी चाहिए उसमें। नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर्स सारे पार्टनर्स के नाम और एड्रेस होने चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की ड्यूरेशन होनी चाहिए अगर कोई पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए पार्टनरशिप की गई है तो। और पहला स्टेप था सबमिट करनी है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद सेकंड स्टेप है कि रिक्वायर्ड फीस देनी है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स कुछ रजिस्ट्रेशन की पर्टिकुलर रिक्वायर्ड फीस होती है, तो उस फीस को डिपॉजिट करना है। नेक्स्ट और लास्ट स्टेप है, द रजिस्ट्रार आफ्टर अप्रूवल विल मेक एन एंट्री इन द रजिस्टर। वो अप्रूवल देने के बाद रजिस्टर में एंट्री कर लेगा फर्म्स के, और जो सर्टिफिकेट है रजिस्ट्रेशन का वो इशू कर देगा और पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर हो जाएगी। तो यही हमारा था पार्टनरशिप में। हमने पढ़ा सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। अब इसके अलावा 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रह गई है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन: ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनीज। इनको हम इस चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इनको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।